सॉलिड स्टेट पार्ट सेकंड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी प्लेन के वीज इंडिसेस और मिल इंडिसेस कैसे दिए जाते हैं। सबसे पहले किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, वो एक व्यू लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं किसी पॉइंट के क्यूब में, और फिर उसके प्लेन्स के इंटरसेक्ट देखेंगे, फिर उसके वीज इंडिसेस लिखेंगे, फिर उनके प्लेन्स के मिल इंडिसेस लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, तो इस वाले पॉइंट्स के, इस वाले क्यूब में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करेंगे। मान लो यहाँ पर ओरिजिन, ये मान लिया ओरिजिन, तो ओरिजिन से 1 यूनिट, अब मान लिया यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो पैरामीटर है इसका 1 यूनिट मान लिया क्यूब का, क्यूब के पैरामीटर 1 यूनिट है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सिंपल है, एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस नहीं चला 0, वाई डायरेक्शन में एक फुल लेंथ है मतलब 1 यूनिट 1, और जेड डायरेक्शन में कोई नहीं है तो 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 0 1 0। अब इस क्यूब में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं हम। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं सबसे पहले। इस पॉइंट्स के ओरिजिन मानते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जेड पॉजिटिव डायरेक्शन है। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कंसिडर करेंगे, मतलब ओरिजिन से ये कितना दूर है। तो यहाँ पे एक्स में तो ये 1 यूनिट है पूरा इधर, तो 1, फिर हम वाई के लिखते हैं, तो वाई पे कितना चला है 1, तो 1 हो गया। अब जेड से डिस्टेंस तो है नहीं, तो इसका हो गया 0। सिंपल है, कोऑर्डिनेट्स तो हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरसेक्ट ऑफ प्लेन। प्लेन के इंटरसेक्ट हम लिखते हैं पहले। यहाँ पे इंटरसेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर है ओरिजिन, ओरिजिन से ये प्लेन कहाँ पर कट करेगा वो इसके इंटरसेक्ट कहलाएंगे। तो ये प्लेन एक्स पे, तो यहाँ पर प्लेन तो ये वाला है प्लेन जहाँ पर मैंने शेड कर रहा है, तो ये एक्स को तो एक्स जो एक्सिस है उसे तो कट नहीं कर रहा, मतलब ये जा रहा है एक्स पे कब कट रहा है, कट कर रहा है, मान लो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स के लिए हो गया इन्फिनिटी। बाई पर कितना कट कर रहा है, जिसका जितना इतना इसका पैरामीटर है, पैरामीटर मान लिया हमने 1 है तो 1 हो गया, और जेड पे कट नहीं कर रहा, जेड की क्या पैरेलल है, तो हम जेड पे कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी पे कट कर रहा, तो ये हो गया इन्फिनिटी। इस प्लेन के लिए इस क्यूब के हमने यहाँ पर लिख लिए इंटरसेक्ट, तो इसे हम इंटरसेक्ट को हम क्या कहते हैं, वीज इंडिसेस। इंटरसेक्ट को हम क्या कहते हैं, वीज इंडिसेस। वीज इंडिसेस वीज इंडिसेस। वीज इंडिसेस का रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो वो कहलाते हैं मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, वीज इंडिसेस का रेसिप्रोकल कर लिया जाए तो वो बन जाएंगे मिलर इंडिसेस। रेसिप्रोकल करते हैं इसका, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/इन्फिनिटी का लिख लिया हमने, 1 का रेसिप्रोकल हमने लिख लिया 1, कॉमन नहीं लगाते मिलर इंडिसेस लिखते समय, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/इन्फिनिटी, तो ये कितना बन जाएगा 0 1 0। तो इस प्लेन के मिलर इंडिसेस कितने हो गए 0 1 0। अब मैं इस प्लेन के हम मिलर इंडिसेस लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं इंटरसेक्ट ऑफ प्लेन, वही कहलाते हैं वीज इंडिसेस। वीज इंडिसेस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो मिलर इंडिसेस मिल जाएंगे हमें। तो अब यहाँ पर है कि यहाँ पर हम ओरिजिन किसे कंसिडर करेंगे। देखिए जहाँ से प्लेन कट हो रहा हो उसे ओरिजिन हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो हम अलग ओरिजिन कंसिडर करेंगे जहाँ से प्लेन पास नहीं हो रहा हो। तो मैं इसे मानूंगा ओरिजिन, पर यहाँ से तो प्लेन कट कर रहा है इसको, क्योंकि प्लेन जा रहा है इस तरीके से ये कोने मिलते हुए, और फिर उसके फर्दर ये कोने मिलते हुए, इस तरीके से सर कट कर रहा है इसे, ऐसे जाता हुआ प्लेन है इस क्यूब में। तो इसके हम इंटरसेक्ट लिखते हैं, तो हम मानेंगे कोई अनदर ओरिजिन। मैंने माना ये ओरिजिन, ये ओरिजिन मान लिया, तो ये डायरेक्शन हो गई इसकी वाई, ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, और जेड तो ऊपर की साइड में है ही। तो पहले एक्स पे देखेंगे, एक्स पे कहीं कट कर रहा है, नहीं एक्स पे तो नहीं कट कर रहा, एक्स की क्या है इन्फिनिटी पे है।
फिर हम देखते हैं बाई पे कट कर रहा है, बाई पे कट कर रहा है कितने पर, 1 पर। हमने पैरामीटर के मान रखा है, इसका 1 ही मान रखा है, तो 1 हो गया। अब z की पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं कट कर रहा, z की निगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है प्लेन से, तो हम कह सकते हैं -1। तो ये वीज इंडिसेस, मिलर इंडिसेस लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना आएगा 0, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1, इसका रेसिप्रोकल आएगा -1। तो -1 हम मिलर इंडिसेस में दिखाते नहीं है, तो हम दिखा देंगे इसे इक्विवेलेंट लिख के इसका बार, तो 0 1 1 बार, ये हो गया इसका मिलर इंडिसेस। माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एक इक्विवेलेंट मिलर इंडिसेस और बन जाएगा, जो बन जाएगा 0 1 बार 1। तो इस प्लेन के मिलर इंडिसेस कितने हुए, क्या हुए, 0 1 बार 1। और इस प्लेन के हम इस क्यूब के लिए मिलर इंडिसेस लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे इंटरसेक्ट। अब हम यहाँ पर ओरिजिन मानते हैं, तो ओरिजिन से ये कितनी दूरी पर, यहाँ पर हम एक्स पे तो कट नहीं कर रहा, तो मतलब इन्फिनिटी पे कट कर रहा है, इन्फिनिटी। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, यूनिट मानने की 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कट जो कर रहा है प्लेन, वो इसे कट कर रहा है हाफ डिस्टेंस पे, तो हमने लिख दिया हाफ। अब ये वाई पे कट कर रहा है हाफ, जेड पे तो कट नहीं कर रहा, जेड के तो पैरेलल है, तो मतलब ये हो गया इन्फिनिटी। अब इसका रेसिप्रोकल लिख ले रहे हैं, रेसिप्रोकल होता है वी मिलर इंडिसेस एम आई, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0, तो मिलर इंडिसेस हो गए 0 2 0। अब एक प्लेन और बनाते हैं, इस वाले प्लेन के लिखेंगे मिलर इंडिसेस, छत वाले के। तो सबसे पहले एक ओरिजिन कंसिडर करेंगे, मिलर इंडिसेस लिखते समय हम की इंटरसेक्ट देखेंगे, एक्स में तो कहीं नहीं कट कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी पे कट कर रहा है कह सकते हैं, यहाँ पर वाई पे नहीं कट कर रहा, वाई के तो वे पैरेलल हो गया, तो हम कह सकते हैं इस पे भी इन्फिनिटी पर, फिर इसके यहाँ पर 1 पे कट करा तो 1 आ गया। तो यहाँ पर इसका मिलर इंडिसेस करेंगे तो इसका इंटरसेक्ट रेसिप्रोकल होता है वो 0 0 1। यहाँ पर मिलर इंडिसेस लिखते समय कोमा यूज़ नहीं करेंगे, तो इसके मिलर इंडिसेस ये हो गए। तो प्लेन के मिलर इंडिसेस लिख सकते हैं। अब हम प्लेन्स के हम मिलर इंडिसेस लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस, कि प्लेन्स ही अगर क्यूब में अगर प्लेन्स हमने कंसिडर कर रखे हैं तो उन प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो वो लगेगा इंटरप्लेनर डिस्टेंस। जैसे कि ये देखते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस, हम निकालेंगे प्लेन्स के बीच में क्यूब में। एक प्लेन ये कंसिडर करा है हमने और एक प्लेन ये है, तो इन प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, वैसे तो यहाँ पर देख के पता चल रहा है डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि जितना इसका पैरामीटर है, पैरामीटर मानने में हमने ए मान रखा है, मान्य पैरामीटर हमने इस क्यूब का ए है, तो इसका इंटरप्लेन डिस्टेंस कितना निकल गया है, ए निकल गया है। बट सिंपल प्लेन में जाकर अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन पास हो रहे होंगे क्यूब में से, तो उनका इनके बीच का इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखते हैं सीधा। फॉर्मूला है तो उसके मिलर इंडिसेस की टर्म्स में कि डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस एच के एल मतलब यहाँ पे जैसे मिलर इंडिसेस लिखते हैं कि 1 0 1 हो गया, तो यहाँ पे ये होगी एच की वैल्यू, ये होती के की वैल्यू, होती एल की वैल्यू। तो इसका स्क्वायर बराबर हम किसके लिखेंगे, एच का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ए का मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस, बी का मतलब बी डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस, मतलब जैसे कि ये पर पैरामीटर जो होता है इसका, यहाँ पर तो क्यूब ले रखा है, तो इसके लिए क्या होगा ए बी और हम कहते हैं सी,
तो ये दोनों क्या होंगे, ये तीनों क्या होंगे, बराबर होते हैं। क्यूब में से बराबर होते हैं। पर मेन फॉर्मूला है यहाँ पर के का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिर्फ क्यूबिक, टेट्रागोनल और रोम्बोहेड्रल के लिए है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से देखते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस ए है दिख रहा है, पर इस फॉर्मूले को यूज़ करके इन दो प्लेन्स के बीच का इंटरवल डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि इन प्लेन्स का, ये जो प्लेन है इसका पहले क्या है, इसका लिखते हैं मिलर इंडिसेस, इसका लिखेंगे हम मिलर इंडिसेस। तो पहले लिखेंगे हम इसका इंटरसेक्ट, तो यहाँ पर हम ओरिजिन ये मानते हैं, यहाँ से हमें एक्स पे दोनों कुछ नहीं कट कर रहा तो इन्फिनिटी, फिर बाई डायरेक्शन में कट कर रहा 1 पर तो 1, जेड पर नहीं कट कर रहा तो इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो बन जाएगा मिलर इंडिसेस, मतलब 0 1 0। तो 0 1 0 इसका है मिलर इंडिसेस। इस फॉर्मूले में रख के देख ले रहे हैं, ये फॉर्मूला डी एच के एल का स्क्वायर बराबर एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ से निकलिए 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस के की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी और सी तो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे बी को भी लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर, सी को लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। तो कॉमन क्या मतलब एलसीएम तो आएगा ए का स्क्वायर ही, तो ए का स्क्वायर हो गया ये। अब हम यहाँ पर ऊपर से क्या निकल आएगा 1/a का स्क्वायर और यहाँ पर 1/d का स्क्वायर। इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे इसका, तो d का स्क्वायर कितना निकल का आएगा a का स्क्वायर, मतलब d इज इक्वल टू a। d फॉर डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, मतलब किसी क्यूब में पास होने वाले प्लेन्स के बीच में इंटरप्लेनर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो गया। यहाँ से हमें क्लियर कट पता चल रहा था इनके बीच का डिस्टेंस कितना है a, फॉर्मूले से भी निकल गया है d इज इक्वल टू a। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। फिर हम ये देखते हैं कि अगर दो प्लेन्स होंगे क्यूब में पास होने वाले, उनके हम मिलर इंडिसेस निकाल लिए हों, तब उनके बीच का एंगल कितना होगा। जैसे कि मैं दो प्लेन बनाता हूँ क्यूब में, तो यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ, ये हो गई एक्स डायरेक्शन, ये वाई, ये जेड। एक मैंने बनाया क्यूब, मैंने इसके बीच में एक प्लेन में लिखता हूँ ये वाला प्लेन, और एक प्लेन में इसके यहाँ से यहाँ पर डालता हूँ मैं ये, और ये इस तरीके का एक प्लेन ये कंसिडर कर दिया। इन दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस, अगर इसके मिलर, दोनों प्लेन के मिलर इंडिसेस पता हों, तो इनके बीच का डिस्टेंस नहीं सॉरी इनके बीच का एंगल कितना होगा वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है। वैसे तो हम देख के बता सकते हैं कि इनके बीच का एंगल कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेन है, ये ऊपर वाला छत वाला प्लेन, इनके बीच का एंगल कितना होगा 90, और ये वाला जो प्लेन है जिसे मैं कह रहा हूँ प्लेन बी, ये हमारे प्लेन ए पर कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि ये इसे बाइसेक्ट कर रहा होगा, 90 को बाइसेक्ट करेगा मतलब 45। एक्चुअल में कितना निकल के आना है इसका 45। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं हम पहले, मतलब एंगल निकालने का दो प्लेन्स के बीच में, cos थीटा इज इक्वल टू h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस l1 l2 अपॉन में अंडर h1 स्क्वायर k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में अंडर में ही है h2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर। यहाँ पे हम a के लिए निकालते हैं मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस निकालने के लिए क्या है, पहले इसका लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे इसका हम इंटरसेक्ट लिखते हैं। तो हम क्या कहते हैं, मैं ओरिजिन हमेशा ये मानता हूँ इस कोने का, तो मैं ये मानूंगा नहीं, क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ से प्लेन पास हो रहा है। ओरिजिन उसे मानते हैं जहाँ से प्लेन पास नहीं हो रहा हूँ, मैं मानता हूँ ये वाला ओरिजिन। तो इसके लिए क्या हो गया, ये वाई हो गई, ये एक्स डायरेक्शन ये हो गई, जेड ऊपर की साइड हो गई, और एक्स तो ये हो गया इसके लिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए इंटरसेक्ट लिखेंगे। तो एक्स में तो यहाँ पर कहीं कट कर नहीं रहा वाला प्लेन ए,
एक्स पे तो कट कर ही नहीं रहा क्योंकि एक्स से तो पैरेलल हो गया, तो इन्फिनिटी आएगा। वाई की क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर चलेंगे वाई की तो कट कर रहा होगा, मतलब -1 पे कट कर रहा है। और जेड पे, जेड का तो ये पैरेलल सी हो गया, हमने जेड कंसिडर लिया वाले प्लेन के लिए, तो इन्फिनिटी हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल होता है तो मिलन डिस्टेंस कहलाता है 0 -1 0। हम इसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट में 0 1 बार 0। तो इसके लिए मिलन डिस्टेंस ये हो गया पहले प्लेन के लिए, मतलब H1 K1 L1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हम बी के लिए लिखते हैं। अब इसके लिए लिखेंगे तो मैं और इसे कंसिडर करूँगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स पे तो कोई चला नहीं है, एक्स के तो पैरेलल हो गया ये वाला, एक्स के तो पैरेलल है, तो मतलब इन्फिनिटी। वाई के जो नेगेटिव, अगर वाई के हम नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ कट कर रहा है, इसको कट करने के वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो मतलब 1 पे कट कर रहा है, मतलब -1 पे कट कर रहा है। और जेड को अगर हम नीचे चलाएंगे तो कट हो रहा है, ये वाला प्लेन वाई जेड के नेगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, तो -1। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसका मिलन डिस्टेंस क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। तो हम लिख सकते हैं ऐसे 0 -1 -1, या इसे लिख सकते हैं हम मिलन डिस्टेंस में माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 0 1 1। ये माइनस से इसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें तो बन जाएगा 0 1 0। तो मिलन डिस्टेंस ये हो गए, ये हो गए। फॉर्मूले में लगाते हैं यहाँ पे, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू H1 की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे भी H2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं H1 K1 L1, इसे लिख सकते हैं H2 K2 L2। यहाँ पर H1 और H2 की वैल्यू 0 हो गई, प्लस K1 और K2 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस 0 L1 की और L2 की वैल्यू 0 × 1, तो 0 आएगा। ये अपॉन में लिख सकते हैं हम इसे H1 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस K1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, L1 का स्क्वायर 0 रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं इसे 0 का स्क्वायर, K2 कितना है यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये भी 1 रहेगा। ऊपर से बचेगा 1, इसका तो यहाँ से 1 निकल गया, यहाँ से निकल गया √2 cos थीटा। अब यहाँ पर cos थीटा, अब यहाँ पे ये किसकी वैल्यू होती है cos 45 की, तो यहाँ से थीटा कितना निकल गया 45। हम ये प्लेन्स लेके चले थे और इसमें एंगल कितना निकल गया है थीटा इज इक्वल टू 45। तो किन्हीं दो प्लेन्स के बीच के एंगल के लिए ये फॉर्मूला ये है। अगर हम उसके क्या पता हूँ, उसके हमें मिलन डिस्टेंस तो प्लेन्स के पता हूँ। फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू H1 H2 प्लस K1 K2 प्लस L1 L2 अपॉन √H1 का स्क्वायर प्लस K1 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर इंटू में √H2 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर, जहाँ H1 K1 L1 व H2 K2 L2 क्रमशः 1 और सेकंड प्लेन है उसके मिलन डिस्टेंस हैं। अब कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं यहाँ पे। हम यहाँ डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर सिंपल क्यूबिक में, एफसीसी में एंड बीसीसी में। प्रीवियस वीडियो में हम एफसीसी, बीसीसी और एससी सिंपल क्यूबिक जिसे प्रिमिटिव भी कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अच्छा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर मैंने डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो लिख रहा है, एंगल का फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। इस पर बेस्ड नेट में हुए क्वेश्चन है वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक के लिए हम देखते हैं ए एंड आर में रिलेशन। तो ए क्या है, ए उस क्यूब का पैरामीटर है, ए उस क्यूब का पैरामीटर है,
पैरामीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a है, और ये हमने एटम जो ले रखा है r, उसका एटम का रेडियस है, तो उसके बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। एक्चुअल में ये ऐसा ना हो के, जैसे मैंने बताया ऐसा ना हो के, कैसा है ये, ऐसा ना होकर यहाँ पर समझते हैं। सिंपल क्यूबिक में जो कॉर्नर्स पे एटम हैं उनके वो ऐसे नहीं होकर कैसे होते हैं कि ये उस क्यूब का पैरामीटर है पूरा a, और ये जो एक एटम है कॉर्नर्स पे वो इस तरीके से, वो इस कॉर्नर पे एटम इस तरीके से। ये हम कहें तो इस तरीके से होते हैं वो। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जितना ये डिस्टेंस है इसका, जो वाइट मैंने पट्टी ले रखी है a, जो क्यूब का क्या है पैरामीटर है a, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर a, तो वो a जो डिस्टेंस है वो यहाँ से ये रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस इसकी r है इस वाले एटम की, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस की r है। और ये जो स्फीयर जो होते हैं या फिर हम कह सकते हैं एटम जो होते हैं, ये टच होते हैं, आपस में टच कर रहे होते हैं, टचेबल होते हैं आपस में। तो a जो हो गया वो इन दोनों रेडियस के बराबर हो गया, तो r उधर की r इधर की r, तो a इज इक्वल टू कितना आता है 2r आता है। फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए a और r में रिलेशन कितना आता है, a इज इक्वल टू 2r। ऐसे ही हम बात करते हैं फॉर ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मैंने बताया था कि क्यूब होता है और बीच में एक बॉडी के अंदर एक एटम एक्स्ट्रा होता है इसमें, और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं इसमें निकल के आते हैं, जो BCC के लिए 2 निकल के आते हैं। तो कॉर्नर्स पे एटम्स हैं और एक बीच में है। तो ऐसा तो होता नहीं कितने गैप होता है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे जो एक स्फीयर है वो टच कर रहा होता है इससे, और ये जो बाद में टच कर रहा होता है नीचे वाले इस एटम से। तो इसके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है डायगोनल, और डायगोनल क्यूब में कितना निकल के आता है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं √3a, a होगा इसका ये वाला पैरामीटर। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस √3a वो किसके बराबर होगा, इसकी रेडियस होगी r, इसकी पूरी जो डायमीटर होगा इस कितना होगा 2r, और इसकी रेडियस होगी r, तो r + 2r + r कितने 4r। तो यहाँ पर रिलेशन निकल कर आता है BCC के लिए 4r इज इक्वल टू √3a, या √3a इज इक्वल टू 4r कह सकते हैं। यहाँ पर 4r इज इक्वल टू √3a। यहाँ पर मैंने क्लियर बताया है कि मैंने लिया है BCC में एक स्फीयर, यहाँ पर डायगोनल में एक बॉडी में एक होता है एक एटम, फिर यहाँ पर एक कॉर्नर्स पे एटम होता है। तो यहाँ पर इसकी r 2r और r ये किसके बराबर होगी, डायगोनल के बराबर होगी। डायगोनल डिस्टेंस कितना होता है √3a, तो 4r इज इक्वल टू √3। ये रिलेशन हो गया a एंड r का, किसके अंदर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर। फिर हम देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर फेस सेंटर्ड क्यूबिक कैसे बनता है, क्यूब और फेसेस पे एक एक एटम। तो फेसेस पे एक एक एटम मतलब ये एटम मैंने इसकी फेस पे ले लिया, तो हमने जो पैरामीटर माना है क्यूब का कितना माना है a, और फेस पे के लिए मैंने एक एटम। एक्चुअल में इतने डिस्टेंस पे नहीं होते हैं, ये आपस में टच हो रहे होते हैं, यहाँ आपस में टच हो रहे होते हैं। अब जो यहाँ पर मैंने फेसेस पे, और यहाँ पर ऐसा भी है कि जो ये सिंपल क्यूबिक में टच हो रहे थे, अगर मैंने FCC में अगर एक एटम इसके फेस के बीच में आता है तो ये टच नहीं होगा, इनके बीच में गैप बन जाता है, और यहाँ पर ये टच हो रहे होते हैं सिर्फ डायगोनल पे। ये हम किसी और वीडियो में बॉल से समझेंगे। तो यहाँ पर ये एटम्स टच हो रहे होते हैं, इस वाले ये एटम जो हो रहे होते हैं ये आपस में टच ना होकर कि ये सिर्फ इस डायगोनल पे टच हो रहे होते हैं अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो।
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है डायगोनल का, फेस के डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है वो होता है अंडरूट ए, यहाँ पर अंडरूट ए, जहाँ पर ए जो होता है यहाँ का डिस्टेंस होता है, और ये डायगोनल का डिस्टेंस निकल कर आता है अंडरूट 2a। तो अंडरूट 2a और यहाँ पर रेडियस r, यहाँ पर रेडियस डायमीटर 2r और यहाँ पर r, ये आपस में टच हो रहे होते हैं, तो इनका 4r इक्वल टू 2a निकल कर आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, a एंड r के बीच में रिलेशन। यहाँ पर लिख रखा है मैंने अंडरूट 2a इक्वल टू 4r। इससे और बेटर क्लियर हो सकता है इस वाले पिक्चर में। यहाँ पर क्यूब में यहाँ पर से डायगोनल का डिस्टेंस होता है अंडरूट 2a, फेस डायगोनल डिस्टेंस अंडरूट 2a। यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर बीच में फेस में एक एटम और कॉर्नर पे वाले एक एटम, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 4r इक्वल टू अंडरूट 2a। ऐसे हम डायमंड के लिए निकाल सकते हैं। तो डायमंड के लिए हम देखते हैं, देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, पर फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्यूब में ही ये निकाला जाएगा। क्यूब में एक तो कॉर्नर्स पे सारे एटम्स होंगे और एटम्स जो होंगे वो इसके फेसेस पा रहे होंगे, कुछ ऐसे इस तरीके से फेसेस पे भी एटम आ रहे होंगे डायमंड के, यहाँ भी एटम्स होंगे और एक एटम्स ऊपर एक एटम नीचे, मतलब 6 फेसेस पे। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कॉर्नर्स पे एटम्स हैं और उसके फेसेस पे भी एटम्स हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन बताता हूँ, जिसे यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक मैं कॉर्नर का एटम ये ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान देखना कि चलो डायमंड ये यूनिट सेल में कितने एटम होता है वो उसका पहले हम आकलन करेंगे, क्योंकि हमने सिंपल क्यूबिक और एफसीसी और बीसीसी में प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कितने उसमें एटम्स एक यूनिट सेल में होते हैं। पर डायमंड का एक यूनिट सेल कितने एटम्स रखता है कार्बन के, वो देखते हैं। तो यहाँ पर अच्छा इसका हिसाब लगाया जाए तो कैसे बनेगा कि जो फेस जो इसके कॉर्नर्स पे हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक यूनिट सेल में 1 का, और जो फेसेस पे रहेंगे 6 एटम उनका कंट्रीब्यूशन का हाफ का कितने हुए 3, मतलब 4 होगा यहाँ पे। और यहाँ पर जो ये बनता है कि एक एटम इस फेस पे, एक एटम इस फेस पे, और ये वाला एटम जो है, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, और एक एटम कहाँ पर आता है इसके, मतलब यहाँ पर जो ये आ रहा है इस तरीके से, और एक ये क्या बन जाएगा, ये टेट्रागोनल वाइड बन जाएगी। यहाँ पर कैसे बनेगी, 2 फेसेस पे ये वाले एटम्स हैं, 2 फेसेस पे ये एटम है, और यहाँ पर 2 फेसेस पे एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने एक टेट्रागोनल वाइड बन जाती है। हर एक कॉर्नर पे एक एक टेट्रागोनल वाइड बन रही होगी, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एटम, ये पीला एटम, ये एक पीला एटम, ये और एक कार्बन का, तो यहाँ पर बीच में कहीं ये जहाँ मैं चिपका के बता रहा हूँ यहाँ पर कहीं यहाँ एक वॉइड बनती है। तो ऐसी हर एक कॉर्नर पे डायमंड के शेप में, हर एक कॉर्नर पे डायमंड के एक यूनिट सेल में हर एक कॉर्नर पे एक एक टेट्रागोनल वाइड बन जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी टेट्रागोनल वाइड होती हैं, 8 टेट्रागोनल वाइड होती हैं, और उसमें भी एक एक कार्बन का एटम होता है। तो एक एक कार्बन का एटम होता है, पर वो क्या होता है आमने सामने होगा, एक यहाँ पर होगा, एक वहाँ पर होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो टोटल 8 टेट्रागोनल वाइड होती हैं, पर उसमें एटम्स कितने होते हैं, सिर्फ 4। तो फेसिस के एक फेसिस का मिला मतलब फेसिस के 3 हो गए, कॉर्नर्स का 1 हो गया 4, और 4 टेट्रागोनल वाइड में 8। तो डायमंड के एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 8 एटम होते हैं। अब लगाते हैं हिसाब, जैसे हमने यहाँ पे लिया था कि डायमंड्स के जो एक कॉर्नर है उसके आगे टेट्रागोनल वॉइड है, उसमें एक एटम होगा, ये दोनों चिपके हुए होंगे और ये डायगोनल के शेप में जा रहे होंगे। या पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होता है, डायगोनल का डिस्टेंस, बॉडी के डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है, √3a, और √3a का यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, √3a/4। और ये जो डिस्टेंस बन रहा है r का, और यहाँ से r का कितना है 2r, तो इसके लिए निकल के जो आता है रिलेशन 2r इजिकल टू √3a/4। जैसे 2r इजिकल टू √3a/4, ये तो यहाँ से समझ सकते हैं, ये 2 डायमेंशन पे ही। इसके बॉडी के डायंगल का डिस्टेंस होता है √3a, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r, और यहाँ पर ये ऊपर वाला एटम्स उसकी रेडियस r,
यहाँ से यहाँ तक केवल इसका डिस्टेंस कितना होता है, √3a/4, क्योंकि यहाँ पे 4 हिस्से बन सकते हैं। यहाँ पे एक हिस्सा, एक हिस्सा, एक हिस्सा, एक हिस्सा, पूरे बन के पूरे बन जाएगा, पूरा हिस्सा मिल जाएगा तो √3a बन जाएगा। और ये जो हिस्सा रहेगा वो √3a का 4 पार्ट रहेगा, तो हम कह सकते हैं √3a/4। तो ये कितना होता है, R 2R, तो 2R इजिकल टू √3a/4। इसका जो निकल का गया R और A के बीच में रिलेशन निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमने अब तक यहाँ पर क्या सीखा है, हमने सीखा है कि स्पेस लैटिस किसे कहते हैं, यूनिट सेल किसे कहते हैं। फिर हमने देखा कि जितने भी सॉलिड्स हैं, मेटल हैं, वो 7 तरह की क्रिस्टल सिस्टम से उनका एक क्रिस्टल मिलके बना है। तो हमने देखा कि क्यूबिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, टेट्रागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, रोम्बोहेड्रल है और हेक्सागोनल है। ये 7 टाइप्स की जो क्रिस्टल सिस्टम है। पर उसमें भी हमने फिर देखा कि क्यूब में ब्रेवियस लैटिस कितने 3 हैं, जो सिंपल क्यूबिक है, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि उसके एटम कितने होते हैं एक एक यूनिट सेल में, और उसके हमने चर्चा की है उस पर। फिर हमने देखा है डिस्टेंस फॉर्मूला, इंटरप्लेनर डिस्टेंस का, फिर 2 प्लेन्स के बीच में एंगल का, फिर हमने देखे हैं ए और आर के बीच में रिलेशन, हमने मिल इंडिसेस भी देखे और वीज इंडिसेस भी देखे। अब हम देखते हैं कि CSIR नेट में आए हुए इन ही टॉपिक्स पे कई सारे क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहा है मेटेलिक गोल्ड क्रिस्टल FCC स्ट्रक्चर विद यूनिट सेल डायमेंशन ऑफ 4 एंगस्ट्रॉन्ग, द एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड एटम इज। देखिए यहाँ पर सिर्फ FCC की जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें जो पैरामीटर है, जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, वो सिर्फ दे रही है 4 एंगस्ट्रॉन्ग में। पूछ रहा है यहाँ पे कि जो गोल्ड की जो रेडियस है एटम की वो कितनी होगी। तो मैंने यहाँ पे बना रखा है स्ट्रक्चर, FCC का बनाते हैं। तो यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर ये बनाता है FCC का स्ट्रक्चर, ये गोल्ड का एटम है, एक बीच में सेंटर्ड के फेस में एक बीच में होता है, और एक यहाँ पर एक एटम है इस कॉर्नर पे। तो यहाँ से क्लियर करके चल लिया, यहाँ से डिस्टेंस कितनी होती है इसकी, √2a और इसकी 2R, R और R। तो एक्चुअल में जो निकल का आएगा रिलेशन पैरामीटर और रेडियस में निकल का आएगा FCC के लिए √2a इजिकल टू 4R होता है। और यहाँ पर हम √2a, यहाँ पर R इजिकल टू निकल इसे लिख सकते हैं, R इजिकल टू लिख सकते हैं √2a/4 इंटू A की वैल्यू कितनी है 4 एंगस्ट्रॉन्ग, 4 कैंसिल हो गया, A इजिकल टू √2 एंगस्ट्रॉन्ग और √2 की वैल्यू होती है 1.41। तो R इजिकल टू रेडियस कितनी हो गई इस गोल्ड एटम की 1.41 एंगस्ट्रॉन्ग। तो हमें अगर पता हो इससे, हाँ इसका एक यहाँ पर ये फ़ायदा भी है कि यदि हम एक्सरे से किसी भी यूनिट सेल के पैरामीटर पता कर लें FCC BCC का, तो उसके कॉर्नर पे बैठे हुए एटम्स की रेडियस निकाली जा सकती है कि उस एटम की कितनी रेडियस होगी। ये इसका एक एप्लीकेशन भी है। एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड निकल का ये 1.412 एंगस्ट्रॉन्ग और इतनी होती है। एक और टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी का। इसमें डिस्कस करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा, पैकिंग एफिशिएंसी से क्या समझते हैं कि मान लिया जाए कि फ्रिज में रखने वाला एक सब्जी का जो बॉक्सा होता है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि वो उसमें कितना उसमें सब्जी रखी हुई है। जैसे कि अगर मैं उसकी फ्रिज के जहाँ पर सब्जी रखी जाती है उसमें मैं कहूँ कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर या पैकिंग फैक्टर अभी इसका कितना है, इसका सिर्फ लिखा हुआ था ना कि कितना पैक करना है उसे, तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी मान लो 70% हो, कि इसमें सिर्फ 70% तक की सब्जियाँ भरी जा सकती हैं, बाकी की खाली रहेगी। ऐसे ही सॉलिड्स में जो यूनिट सेल हैं
उसमें एटम्स कितना ज़्यादा वॉल्यूम उसका ऑक्यूपाइड कर रहे हैं और कितना उसका खाली रह जा रहा है। जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है उसे हम कह रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फैक्टर। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे? निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जैसे नंबर किसी के दिए जाएँ तो कैसे दिए जाते हैं? 100 में से आए हैं 60 नंबर, तो नंबर दिए जाते हैं 60/100। ऐसे ही यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी दी जाएगी कि एटम्स जो वहाँ पे उस लैटिस में है, यूनिट सेल में, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम उसका कितना है यूनिट सेल का। अगर क्यूबिक है तो हमें पता है कि उसका वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब। और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि उस यूनिट सेल में एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अलग अलग एफसीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक, हेक्सागोनल, डायमंड के लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे यहाँ पे। तो पहले निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। तो हम जानते हैं कि ये एक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल इसका कितना एटम कंटेन करता है, मतलब कितना लैटिस पॉइंट निकल के आता है, इसका 1 निकल के आता है। मतलब हर एक एटम का ये एक ही पार्टी यहाँ पर इस यूनिट सेल में हम कह सकते हैं कि एक यूनिट सेल में एक एटम होता है, क्योंकि उसकी भागीदारी एक ही निकल के आती है। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका क्यूब का? ए क्यूब। तो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक सेल मैंने यहाँ पर पहले से नोट्स बनाए हुए हैं कि इजी बन जाए। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? ए क्यूब। और वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम कितना होगा? अगर एक ही एटम है तो एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, क्योंकि उसका जो शेप है वो स्फीयर मान के चल रहे हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर उसकी रेडियस होगी, तो हम ये लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब ए और आर के बीच में रिलेशन फॉर सिंपल क्यूबिक सेल हमने पीछे देखा है, इक्वल टू 2r होता है, तो 2r यहाँ रख लिया। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो π/6 निकल के आएगा, मतलब 0.52। परसेंटेज में देखेंगे तो 52% और खाली देखेंगे तो 48%। मतलब जो सिंपल क्यूबिक सेल में किसी भी, मान ले ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन एक सेल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? 52%। वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। खाली कितना रह रहा है? 100% होता है। 52% अगर उसने ऑक्यूपाई कर लिया तो खाली कितना रहेगा? 48%। देखिए मैंने जो बनाया है यहाँ पर क्यूब, इसी प्रकार से कोई भी क्रिस्टल लैटिस रहता नहीं है कि इनके बीच में इतना डिस्टेंस हो। अगर मैंने सिंपल क्यूबिक बनाया है तो मैं कैसे बनाता? ये इस तरीके से टचेबल बनाता कि कॉर्नर्स पर हैं और आपस में टच कर रहे हैं। बीसीसी के लिए देखते हैं हम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। हम जानते हैं बॉडी सेंटर्ड, जैसे कि नाम से पता है कि एटम्स जो होंगे वो यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर होंगे और एक एटम उसके सेंटर्ड पे भी होगा। तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, कि एक यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम एटम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है। टोटल वॉल्यूम कितना हुआ इसका? एक क्यूब। और यहाँ पर कितने एटम्स हैं? देखिए एटम्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल कितने निकल के आते हैं इसके लिए? 2 लैटिस पॉइंट निकल के आते हैं। 2 लैटिस पॉइंट मतलब 2 एटम निकल के आते हैं, क्योंकि 8 कॉर्नर्स में उसका भाग हो गया 1 बीच में, तो कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर हम 2 × 4/3 पाई आर क्यूब ए क्यूब। यहाँ पे ए और आर के बीच में रिलेशन पता ही हमने बीसीसी में निकाला है, क्या होता है? √3a = 4r, a = 4r/√3। यहाँ पे हम रखेंगे कितना निकल के आएगा? √3/8 अपॉन √3 पाई/8, कितना? 68%। तो हम कह सकते हैं कि बीसीसी के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 68% है। मतलब उसका एक यूनिट सेल में एटम्स जो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो 68% है, बाकी वॉइड रह गया 32% का। हम अब निकालते हैं एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए तो एफसीसी मतलब हम जानते हैं कि
यूनिट सेल है तो इसमें जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर रहते हैं और फेसेस पे भी रहते हैं। तो कुल मिला के इसमें टोटल एटम निकल के आते हैं 4। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम या पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितनी होती है 4 इंटू मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब एटम्स कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक एटम का वॉल्यूम ले लेंगे। यहाँ पे एक एटम का वॉल्यूम अपॉन A3। ए और आर के जो रिलेशन हम जानते हैं कि इस तरीके से दिया जाता है, A इज इक्वल टू 4R बाई √2 बैठेगा। यहाँ पर रखेंगे पाई अपॉन 3 √2 निकल के आएगा। इसे सॉल्व करेंगे 74% आ रहा है। तो FCC में 74% ऑक्यूपाई करा है और वॉइड कितनी है 26% है। अब देखते हैं डायमंड के लिए। डायमंड के लिए हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इसका क्यूब ही है तो A क्यूब बनेगा। और ये एटम कितना ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, देखिए एक एटम 8 एटम से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि एक यूनिट सेल में वो 8 का कंट्रीब्यूशन मतलब 8 एटम निकल के आते हैं। अगर डायमंड का एक यूनिट सेल है तो उसमें 8 एटम निकल के आते हैं। हमने ये गणित पहले बैठाया है। तो 8 इंटू 4/3 अब A और R के बीच में रिलेशन निकल कर आया, हमें पता है 8R इज इक्वल टू √3 होता है। तो A इज इक्वल टू 8R अपॉन √3 हो गया। यहाँ पर हम रखेंगे √3 π/60 निकल के आएगा। दैट इज़ बनता 34%। वॉइड कितना रहता है 66%। यहाँ पर चौंकाने वाली बात है क्योंकि 34% ऑक्यूपाइड है और वॉइड इतना ज़्यादा है। तो क्या मतलब हो गया इसका, इस पर किसी विशेष चर्चा करते हैं। इस पर डायमंड पे भी और इसके हेक्सागोनल पे भी। देखिए काफ़ी सारे एलिमेंट हेक्सागोनल, उन काफ़ी सारे जो सॉलिड्स हैं वो उनका जो यूनिट सेल है उसका जो क्रिस्टल जो टाइप है वो हेक्सागोनल है, जैसे कि हाइड्रोजन का। और मैं कई एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। इन जो सॉलिड हैं इनका जो यूनिट सेल है वो किस टाइप का है, वो बॉडी सेंटर्ड है। और जैसे कई सारे और महंगे धातु हैं जैसे प्लेटिनम, कॉपर तो हाँ कॉपर भी, सिल्वर भी, गोल्ड भी। इनके जो यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर मतलब यूनिट सेल है वो किस टाइप का है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। डायमंड और हेक्सागोनल के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब मैंने एक समरी लिख रखी है इसके बारे में कि यहाँ पर मैंने कितना रिलेशन बिटवीन A एंड R दे रखा है SC, BCC, FCC डायमंड के लिए। और यहाँ पर मैंने ऑक्यूपाइड और वॉइड वॉल्यूम भी लिख रखा है। चलिए नेट में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थोड़े से। यहाँ पे ये जून 2019 में आया हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक टॉपिक हो रहा है नेवियर नियरेस्ट डिस्टेंस का। नेवियर नियरेस्ट डिस्टेंस FCC, BCC, SC में। चलिए यहाँ देखते हैं, एक टॉपिक रह गया नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। उस कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैंने लिख रखे हैं। सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए तो फर्स्ट इसमें नियरेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। तो ये फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब है कि एक कॉर्नर्स का, इसमें यहाँ पर मतलब है कि एक जो एटम है कॉर्नर्स पे उसका दूसरे एटम से कितना डिस्टेंस है, नियर बाई डिस्टेंस कितना है। फर्स्ट नियर बाई डिस्टेंस निकालते हैं, कम से कम दूरी दूसरे एटम तक। तो यहाँ हम जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक में जो कॉर्नर्स पर एटम रहते हैं तो कॉर्नर्स पर एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, जितना इसका पैरामीटर होगा। यहाँ पर कितना A,
तो नियरेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, ए हो गया। सेकंड डिस्टेंस कितना हो गया, सेकंड जो छोटा छोटा डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, फेस डायगोनल तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर √2 है, यहाँ पर फिर हुआ बॉडी डायगोनल तक का डिस्टेंस √3 है। कम से कम दूरी ए जो दूसरे एटम तक जा रही है, दूरी जो बैठ रही है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें बॉडी सेंटर्ड के लिए देखते हैं जी। बॉडी सेंटर्ड मतलब बॉडी के बीच में एक एटम है, उसके बीच का डिस्टेंस BCC के लिए नियरेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि ए होता है ए। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो √3/2 ए निकल का आएगा यहाँ से यहाँ तक का। तो ए से नियरेस्ट तो ये है, तो इसके लिए नियरेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया BCC के लिए, फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया √3/2। ऐसे यहाँ पे हम फेस सेंटर्ड के लिए देखते हैं। देखो फेस पे यहाँ पर मैंने कॉर्नर्स पे एटम लिया है और एक फेस पे यहाँ पर एक एटम है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है ए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है √2a, और हाफ कर देंगे तो यहाँ से ये का डिस्टेंस निकल जाएगा। मतलब इस एटम से फेस पे जो एटम्स है उसके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर कितना हो गया a/√2। तो FCC के लिए जो नियरेस्ट डिस्टेंस निकल का आता है वो a/√2 होता है, इसे ध्यान रखना है। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। जून 2015 में क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं ये, द पैक। यहाँ पर देखते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं। द नियरेस्ट नेवियर डिस्टेंस इन ए क्रिस्टल सिस्टम ऑफ साइड लेंथ ए इज a/√2। मतलब कह रहे हैं कि किस क्रिस्टल सिस्टम के लिए जो नियरेस्ट नेवर डिस्टेंस है वो a/√2 आता है। देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम FCC का जो क्रिस्टल सिस्टम ले लें, उसका जो नियरेस्ट डिस्टेंस आता है पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होता है √2a। यहाँ पर एक फेस पे सेंटर्ड पे कितना होता है, एक एटम होता है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है √2a/2, दैट इज a/√2। तो किस क्रिस्टल सिस्टम के लिए होता है, ये FCC के लिए होता है। तो ये FCC यहाँ पर ऑप्शन हो गया। इजी क्वेश्चन आता है यहाँ पे। कुछ दूसरा क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं। ये 2015 में आया हुआ है। कह रहे हैं द पैकिंग फैक्टर एंड नंबर ऑफ एटॉमिक साइट्स पर यूनिट सेल ऑफ एन FCC क्रिस्टल सिस्टम आर। देखिए FCC क्रिस्टल सिस्टम, द पैकिंग फैक्टर एंड नंबर ऑफ एटॉमिक साइट्स पर यूनिट सेल एंड ऑफ एन FCC क्रिस्टल सिस्टम आर। देखिए पैकिंग फैक्टर हमने FCC में हमने पैकिंग फैक्टर निकाला था। तो FCC के लिए पैकिंग फैक्टर निकल गया था 74%। तो पॉइंट में लिखेंगे तो 0.74। अच्छा पहले निकाला था, तो वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं, 0.74 निकाला था। और यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 20 सही हो गया। अच्छा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पैकिंग फैक्टर है नंबर ऑफ एटॉमिक साइड पर यूनिट सेल। एक सेल में नंबर ऑफ एटॉमिक साइड्स कितनी होंगी नियरेस्ट वाली। तो हम जानते हैं अगर मैंने कॉर्नर पे एक एटम लिया है तो यहाँ पर एक फेस, यहाँ इसका यहाँ पर एक यहाँ पर होगा, फेस पे डिस्टेंस होगा वो √2 मतलब a/√2 होगा। ऐसे इस वाले फेस पे, ऐसे इसके बैक साइड जो फेस होगा उस पर। तो इसके लिए कितनी साइड बैठ रही है, 3। तो इसलिए n बराबर मैंने 3 लगाया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 2 बनते हैं, एक तो 0.74 एंड n बराबर 3, एक 0.74 n बराबर 4। तो यहाँ पर ये सही होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस 3 से बराबर आ रहा है एक सा। तो n=3 हो गया। पूछ रहा है नंबर ऑफ एटॉमिक साइड्स पर यूनिट सेल एन।
ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। अब कवर हो रहा है पूरा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस इज क्लोज टू। देखिए यहाँ पर हम ये याद ही कर लेंगे कि सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा था 52%, परसेंटेज आ रही थी 52%, फ्रैक्शन आ रहा था 0.52। तो यहाँ पे सीधे ही याद कर लेना 0.52। निकाला कैसे वो पीछे देख लेना। यहाँ पे कह रहे हैं कि दिसंबर 2012 में आया है नेट के। यहाँ पर एक क्वेश्चन है अगला, द लैटिस पैरामीटर ऑफ एन एलिमेंट स्टेबलाइज्ड इन अ FCC स्ट्रक्चर इज 4.04 एंगस्ट्रॉम, द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इज। ये जो बात कर रहे हैं वो FCC स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और उसका पैरामीटर दे रखा 0.04 एंगस्ट्रॉम, द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट। देखिए रेडियस और पैरामीटर के बीच का जो रिलेशन है FCC के लिए मैं पता है कितना होता है, √2a = 4r। तो यहाँ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं √2a = 4r FCC सिस्टम के लिए। FCC मतलब कॉर्नर्स पे एटम्स और उसके फेसेस पे भी एटम्स 6, कॉर्नर्स पे 8 एटम्स। यहाँ पर हमने पहले भी निकाला है √2a = 4r। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एटॉमिक रेडियस कितनी निकल गई, √2a 4.14 एंगस्ट्रॉम, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, r = √2a इंटू मल्टीप्लिकेशन में ये टर्म्स भी आएगी थोड़ी सी, तो r = 1.43 एंगस्ट्रॉम बचेगी। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए पढ़ते हैं। ए कंपाउंड AXBY हैज़ ए क्यूबिक स्ट्रक्चर विद A atoms occupy all the corners and the cube as well as the face center position. The B atoms occupy for tetrahedral void the volume of X and Y respectively. देखिए कह रहे हैं कि जो A है वो सारे कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहा है। एक अगर मैं क्यूबिक सेल बनाऊँ तो A जो है सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाई कर रहा है और साथ ही साथ ये फेसेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है A जो है। तो यहाँ पर इसका हिसाब लगाते हैं कि जो वॉल्यूम होगा द वैल्यूज़ ऑफ X एंड Y, अच्छा यहाँ पर जो X और Y की वैल्यू लिख रखी है वो कितनी बैठेंगी। तो A जो यहाँ पर X जो यहाँ पर लिखा होता है वो A जो होता है वो यहाँ पर उस यूनिट सेल का नंबर होता है कि कितने यहाँ पर टोटल एटम्स हो रहे हैं A के। यहाँ पर जो नंबर लिखा जाता है, अगर 1 लिखा है तो मतलब A के एक एटम है, यहाँ पर 2 लिखा है तो मतलब क्या लिखा है कि फिर उसका मतलब है A के वहाँ पर उस यूनिट सेल में 3 एटम या 2 एटम है। तो A के कितने एटम बैठ रहा है, कॉर्नर्स पे जो हिसाब बैठेगा वो बैठेगा 1 का और फेसेस पे बैठता है 3 का। तो A कितने हो गए, 4 हो गए। B कह रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है ये। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में अगर, क्योंकि ये डायमंड्स के ही बात कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में डायमंड के कितने होते हैं, 4 एटम्स होते हैं। तो बी भी कितने हो गए, 4 हो गए। X की वैल्यू कितनी हो गई, 4। बी की वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जून 2014 में क्वेश्चन था। यहाँ पर कह रहे हैं हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन एन एलिमेंट पैक्ड इन FCC स्ट्रक्चर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, ये जून 2012 में आया क्वेश्चन नेट में। तो हमने बहुत ही ज़्यादा हिसाब लगाया है पहले ही वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में भी और इससे पीछे भी। FCC का मतलब क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो क्यूब बना लेना, कॉर्नर्स पे तो एटम रहेंगी, फेस पे भी एटम रहेंगे। फेस पे एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ रहता है, कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन 1/8 रहता है। तो 8 कॉर्नर्स हैं तो 1/8 कंट्रीब्यूशन चलते घटी बैठेगी उसकी एक एटम्स की, और फेसेस पे 6 होते हैं तो यहाँ पर बैठेगा 3 एटम्स, तो कुल मिला कितने हुए 4। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया, 4 एटम बैठते हैं एक यूनिट सेल में FCC के।
देखिए फिर यहाँ पर देखिए यहाँ हिसाब लगाया है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन के बारे में, डिस्कस करेंगे। इफ़ ऑल द लैटिस पॉइंट ऑफ एन FCC structure are occupied by uniform hard sphere that touch each other, the fraction of the volume occupied is। FCC स्ट्रक्चर में ही ये कह रहे हैं कि जो कॉर्नर्स पे जो एटम्स हैं और फेसेस पे जो एटम्स हैं वो हार्ड स्फीयर हैं, तो उनका पैकिंग फ्रैक्शन मतलब वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस एक यूनिट सेल का। FCC अगर क्रिस्टल सिस्टम है तो उसमें एटम्स जो हैं वो कितना बैठता है, ये हमने पहले निकाला है। FCC के लिए कितना निकल के आता है, FCC के लिए निकल के आता है 74%। तो इससे पहले हमने फ्रैक्शन भी लिखा था, तो फ्रैक्शन कितना होता है π√2/6। यहाँ पे मैंने साइड में निकाल के बताया भी है। ये क्वेश्चन आया जून 2018 में आया था। अब देखते हैं दिसंबर 2017 में आया क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ़ द एटम्स आयंस इन द क्रिस्टल आर टेकन टू बी हार्ड। हम क्या ले रहे हैं, वो हार्ड ले रहे हैं बिल्कुल। जो एटम्स हैं आयंस हैं क्रिस्टल सिस्टम में वो हार्ड हैं, मतलब सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। स्फेयर सॉलिड की बात कर रहे हैं, एटम्स तो समझ ले रहे हैं। हार्ड स्फेयर्स टचिंग ईच अदर इन द यूनिट सेल, टच कर रहे हैं। देन द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हमने पहले से याद कर रहा है कितना फ्रैक्शन आता निकल के। देखिए फ्रैक्शन हमने याद नहीं किया, हमने सिर्फ अभी याद किया था परसेंटेज। तो परसेंटेज कितना होता है वो पता है, कितना होता है इसके लिए 68% होता है। पर हम कैसे निकालेंगे, हम पता है कि ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होता है। एटम का जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन में टोटल वॉल्यूम, तो इससे हमने निकाला था √3 इंटू π/8। और इसका ही हम सॉल्यूशन कर लेंगे तो कितना निकल आएगा, ये निकल का आता है 0.68। तो कुल मिला के पैकिंग फ्रैक्शन इसका ये निकल का था, ये भी याद कर लेना है। पैकिंग फ्रैक्शन हो गया इसका √3 π/8। पैकिंग फ्रैक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, CSIR नेट दिसंबर 2012 में आया क्वेश्चन है। यहाँ पे सीधा है द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस इज क्लोज टू। देखिए सिंपल क्यूबिक लैटिस में पैकिंग फ्रैक्शन ही पूछ रहा है। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करी, कितने निकल गया था 0.52, और परसेंटेज में 52% हो गया। तो 0.52 यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन 0.52 हो गया SC के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। फिर से वही क्वेश्चन आया है, ये द पैकिंग यहाँ पर आया है दिसंबर गेट 2000 रिसेंटली पूछा गया है क्वेश्चन है गेट में, गेट 2023 में पूछा क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। पहले हम डिस्कस कर चुके कई बार इसका। द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ स्फेयर फॉर अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC लैटिस इज अप्रोक्सीमेटली। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में पूछना है स्फेयर के लिए, मतलब BCC के लिए पूछना है। और BCC के लिए हमें पता है 68% रहती है। और यहाँ पर निकाल के मैंने इतनी मैथ करके फिर से फर्दर इन सारे सवालों में निकाली है, 68% आई है, 68% हो गया। यहाँ पर हम सीधा सीधा याद कर ले रहे हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए परसेंटेज में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 52%, BCC के लिए 68%, FCC के लिए 74%, डायमंड के लिए आती है 34%। और ऐसी फर्दर हेक्सागोनल के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं उसके लिए भी 74% आती है हेक्सागोनल के लिए भी। तो कुछ इसमें क्वेश्चन बना है सिंपल। अब हम बात करते हैं मिल एंड डिसीज पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द मिल एंड डिसीज ऑफ द प्लेन्स पैरेलल टू द B एक्सिस एंड इंटरसेक्टिंग द A and C एक्सिस एज shown in the figure आर।
ये कह रहे हैं जो लैटिस, देखिए यहाँ पर स्पेस लैटिस दिया हुआ है, जो हम पहले जो चर्चा कर रहे थे कि ये क्या है। ये जो सबस्टांस के क्रिस्टल्स हैं उनमें जो एटम्स का रीअरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है, उनको हमने पाइन से रिप्रेजेंट किया है, तो हम कह रहे हैं उसे स्पेस लैटिस, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ए है वो अप डायरेक्शन ऐसी दे रही है, सी डायरेक्शन ऐसी दे रही है, जो बी मतलब इसके इस तरीके से जो खड़ा है यहाँ पर बी, जैसे यहाँ पर हम लेंगे तो ये हो गया, अगर यहाँ पर हमने डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर ऊपर हो गया ए, यहाँ पर हो गया सी, और ये इस तरीके से बी होगा। तो ये प्लेन्स जो हैं वो बी एक्सिस के पैरेलल हैं, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है कि जो बी एक्सिस है और ये प्लेन जो पास कर रहे हैं यहाँ से, ये इसके पैरेलल हैं। तो इसका हम जो इंटरसेक्ट लेंगे वो बी पे क्लियर कट पता चल रहा है, वो बी का इंटरसेक्ट जो पता है कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ये प्लेन बी को तो काट ही नहीं रहे। तो हम जब इंटरसेक्ट जो मैंने पहले बताया था वीडियो में, वो इंटरसेक्ट क्या लेंगे बी का, सॉरी हाँ बी का जो इंटरसेक्ट लेंगे वो इन्फिनिटी लेंगे। तो इंटरसेक्ट निकालेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, पहला फर्स्ट पार्ट मतलब ऊपर वाला पार्ट है ये, तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ ओरिजिन। तो ए कितना हो गया, मतलब ए ऊपर वाली डायरेक्शन मतलब 1 चल गया, ये 1 पैरामीटर है तो 1, और ये चल गया यहाँ से यहाँ तक 1 होता, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, हाफ हो गया। तो इंटरसेक्ट इसके मैं कंसिडर करूँगा, तो ए के लिए क्या आएगा 1, बी तो पैरेलल है तो उसके लिए इन्फिनिटी, सी के लिए हाफ, तो 1 इन्फिनिटी हाफ। इसका मिलर इंडिसेस लिखते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 0, इसका रेसिप्रोकल 2 बैठेगा। तो मिलर इंडिसेस फर्स्ट पार्ट के लिए कितना है 102, मतलब 102 कहाँ पर है, तो 102 यहाँ पर ही है पहले के लिए। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए सेकंड के लिए निकाल सकते हैं, सेकंड के लिए कुछ भी ओरिजिन मान सकते हैं, ये सेकंड पार्ट नीचे का, तो मैंने ओरिजिन ये मान लिया। अब ये कट कर रहा है यहाँ पर, इसे ए को 1 पे, सी को भी कितना कर रहा है 1 पे, क्योंकि बी तो इन्फिनिटी है, तो इसका मिलर इंडिसेस उल्टा हो गया। तो देखो वीज इंडिसेस का है या हम इसे कहें इंटरसेक्ट कहें, बात एक है। तो मिलर इंडिसेस कितना हो गया 101 इसका, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। और कहाँ हुआ ये, CSIR नेट 2022 में आया हुआ है। देखिए रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है सॉलिड स्टेट से नेट में, तो जो मैंने जो यहाँ पर डिस्कस किए हैं जितने भी टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेट और गेट के लिए। सिंपल है क्वेश्चन रखे हुए हैं, सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉलिड स्टेट से। तो यहाँ पर पूछा है ब्रैग इक्वेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है CSIR नेट 2019 में। क्वेश्चन रीड कर ले रहे हैं केयरफुली। कह रहे हैं द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग फॉर अ टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का शेप क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, टेट्रागोनल हम किसे कहते हैं, जैसे हमारा एक मोटी बुक है, मोटी बुक का मतलब यहाँ पे जैसे पूरी शर्मा की बुक लूँ मैं, तो इसका जो ऐसे समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम ऐसे ही समझ लेते हैं। टेट्रागोनल होता है तो ए और बी साइड उसमें इक्वल होती है, पर सी साइड जैसे मोटी बुक हो तो चौकटी हो, मगर ऊपर से स्क्वायर शेप बनना हो, मगर बीच में जो उसकी मोटाई होगी वो डिफरेंट होगी, तो बुक लाइक हो सकती है, मोटी बुक लाइक स्ट्रक्चर टेट्रागोनल कहलाता है। और अल्फा बीटा गामा उसके बीच के एंगल जो होता है 90 होता है। क्रिस्टल सिस्टम इज, उस क्रिस्टल सिस्टम के लिए रिलेशन पूछ रहे हैं, इनमें रिलेशन। चलिए फिर बताया क्या मैंने आगे नहीं, हाँ मैंने आगे इसमें डिस्कस किया है। देखिए पहले ब्रैग इक्वेशन क्या होती है, ब्रैग इक्वेशन होती है 2d sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ पे मैंने ब्रैग इक्वेशन लिख रखी है बाय ब्रैग इक्वेशन, यहाँ पर हम समझते हैं 2d sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा, n इज इक्वल टू 1 के लिए 2d sin θ इज इक्वल टू लैम्डा। पीछे जब हम इसे ऑप्शन में देखेंगे, पीछे जो सारे ऑप्शन में यहाँ पर साइन दे रखा था, बाकी लैम्डा के टर्म्स में वो बाकी सारा कुछ मटीरियल ये था, मतलब ब्रैग इक्वेशन से यहाँ पर रिलेशन निकाला गया। और देखिए ब्रैग इक्वेशन की क्या होती है, 2d sin θ इज इक्वल टू लैम्डा, तो sin θ इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2d कह सकते हैं, और साइन स्क्वायर θ इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लैम्डा स्क्वायर और 4 यहाँ पर आ रहा है d, यहाँ पर d क्या आता है, d होता है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, जो मैंने पहले इस वीडियो में बात की थी पिछले वाले टॉपिक, मतलब पिछले टॉपिक्स था इंटरप्लेनर डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स।
तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स का फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ पे टेट्रागोनल के लिए क्या निकलता है, टेट्रागोनल के लिए ए बी बराबर होते हैं, सी बराबर नहीं होता। तो बी को लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, तो दोनों कॉमन आ गए, यहाँ पर आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यहाँ पर आएगा। ये तीनों को अगर यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो सी की मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगी, ए की मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगी, मतलब डी की वैल्यू ये निकल कर आएगी। और इसमें यहाँ पर मैं जब डी की वैल्यू ये जो 1/d है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1/d, मतलब 1/d की वैल्यू ये पूरी यहाँ से रख दूंगा, तो यहाँ पे रिलेशन निकल कर आएगा और ये करेक्ट रिलेशन होगा। अब पीछे जहाँ के देंगे तो ऑप्शन नंबर बी निकला ये। पीछे देखेंगे जो क्वेश्चन आया हुआ है CSI नेट 2019 में, तो क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर निकला 2, सेकंड करेक्ट है। ये CSI नेट 2017 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करते हैं, ये मैंने अभी बनाया है, अभी चलो इस पर डिस्कस करते हैं। मेटेलिक सिल्वर क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर with a unit cell of length 40 nm. The first order diffraction angle of X-ray beam from 210, मतलब प्लेन दे रखा है, प्लेन of silver is 30 degree. The wavelength of X-ray is used in close to. अच्छा, जो वेवलेंथ यूज़ की गई है एक्सरे की वो कितनी है, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूले से जानते हैं 2d साइन थीटा जो एन लैम्डा होता है, लैम्डा वेवलेंथ पूछ रहा है तो 2d साइन थीटा आएगा। 2 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 दे रखी है, d पता करना है इसमें, d, तो d निकालते हैं हम। सिंपल क्यूबिक के लिए कह रहा है तो ये d कितना होता है, फॉर्मूला कितना होता है सिंपल क्यूबिक का, d इक्वल टू ए अपॉन अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए ये कहाँ से उड़ के आ गया, ये यहीं से बनाया हमने। तो यहाँ बी और सी के लिए जो वैल्यू बैठेगी वो एक इक्वल बैठेगी, क्योंकि ए जो होता है वो क्यूबिक में लेंथ विड्थ हाइट ए होती है ना। डी इक्वल टू 40/√5 आएगी, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, एल्फा इक्वल टू 8/5 की वैल्यू रखेंगे तो 18 नैनोमीटर निकल जाएगी वेव लेंथ जो एक्सरे की डाली गई है उस सिल्वर के क्रिस्टल पर, उसके प्लेन पर। तो यहाँ पर 80 nm इसका सही आंसर हो गया। वेवलेंथ कितनी है, 18 नैनोमीटर। नेट में 2017 में आया क्वेश्चन था, ब्रैग इक्वेशन से इजीली हो गया। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी, ओवरव्यू दिया है सिंपल सा। थैंक यू।